हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे 3 प्रतिरोध लिया हमने, R1, R2 और R3। इनको समांतर क्रम में जोड़े हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 का एक क्वेश्चन है। और आगे चलकर यदि मैं बात करूँ, ये BSc लेवल पे भी काम में आता है और साथ में 10th क्लास में भी है, ठीक है ना। तो चलिए, आप 10th क्लास और 12th क्लास में दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि ये जो आपका समांतर क्रम संयोजन है क्या। हम कैसे समझेंगे कि समांतर क्रम संयोजन है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने यहां पर 3 प्रतिरोध लिया, R1, R2 और R3। इनके प्रत्येक के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से और प्रत्येक के दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से संयोजित किया गया है। जब कई सारे प्रतिरोध होते हैं, उनके सभी के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से और उनके सभी दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है और उसे किसी बाह्य परिपथ में, विद्युत परिपथ में जोड़ दिया जाता है, तो यह जो संयोजन है वो क्या कहलाता है, तो समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो आपको लिखना क्या है कि समांतर क्रम संयोजन में, किसमें, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरों को एक बिंदु पर तथा प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु पर संयोजित करते हैं तथा इन दोनों बिंदुओं को परिपथ से जोड़ देते हैं। इतना ही लिखना है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से और प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है तथा इन दोनों बिंदुओं को परिपथ से जोड़ देते हैं। क्लियर। तो ये आपका हो गया समांतर क्रम संयोजन। अब आगे आपको गणितीय व्याख्या करना है, तो माना लेके चलना है कि माना R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध हैं जो कि बिंदुओं A और B के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तथा A और B के बीच एक सेल E जोड़कर उन सिरों पर हम विभवांतर भी लगाते हैं या उनके सिरों पर विभवांतर भी लगाया जाता है। ठीक है, कुछ समझे आप कि माना R1, R2, R3 3 प्रतिरोध हैं जो बिंदु A और B के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तथा A और B के बीच माना एक सेल E जोड़कर इन सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है। तब इस पे कुल बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा मान के चलते हैं कि I है और क्रमशः R1 में I1, R2 में I2 और R3 पे I3 धारा प्रवाहित होती है। क्लियर। इतना आप लिख सकते हैं कि माना परिपथ में कुल बहने वाली धारा I है, जिसे R1 पर I1 धारा, R2 पर I2 धारा और R3 पर I3 धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इतना आपको लिखना है कि माना R1, R2, R3 3 प्रतिरोध हैं जो कि बिंदुओं A, B के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। माना A और B के बीच एक सेल E जोड़कर उन्हीं के बीच विभवांतर भी लगाया जाता है। ठीक है, आगे लिखना, माना परिपथ में बहने वाली संपूर्ण धारा I है तथा R1, R2 और R3 में बहने वाली परिपथ में जो धाराएं हैं I1, I2 व I3 हैं। इतना आप क्रम से लिख सकते हैं। तब यदि हम कह दें कि जो टोटल धारा I है वो किसके बराबर होगा, टोटल धारा I मतलब कुल धारा जो I है, तब यहां पर आपको लिखना है, तब I इक्वल जो होगा स्टूडेंट I1 है ना, फिर I2 और I3 मतलब तीनों के योग के बराबर है। इसको हमने जोड़ दिया, ठीक है ना। I1, I2 और I3 तीनों के योग के बराबर है। टोटल धारा I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों के बराबर है। ठीक है, अब चूंकि जो विभवांतर है वो सभी के सिरों में समान रूप से है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो समान रूप से है, तो इसको अपन लिख लेते हैं कि प्रत्येक सिरों के बीच जो विभवांतर भी समान है। ठीक है, तो इतना आप लोग लिख लीजिए कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर समान रूप से भी है। अब अपन आगे लगाएंगे ओम के नियम से। ठीक है ना, चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं और ओम के नियम से लगाएंगे। देखिए, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम आप लोगों को पता होगा, जो V बराबर होता है IR के बराबर होता है। तो यहां पर लिख लेते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर होता है IR। अब यदि मैं इससे कहूं कि I बराबर कितना होगा, तो I बराबर हो जाएगा V/R।
कितना हो जाएगा V बटे R। तो सबके लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा, R1 के लिए अलग, R2 के लिए अलग और R3 के लिए अलग। तो तीनों के लिए आपको अलग अलग निकालना है, ठीक है। तो I बराबर कितना हो जाएगा V बटे R। तो I1 के लिए मैं कह दूं यदि, तो V समान है, R1 डिफरेंस है ना। I2 यदि निकालूं तो V समान है, R2 डिफरेंस है ना। और यदि मैं I3 निकालना चाहूँ तो V बटे R3 हो जाएगा। समीकरण 1 में मान रख देते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे? समीकरण 1 में मान रखने पर। आगे आपको लिखना है समीकरण 1 में मान रखने पर। अच्छे से लिखेंगे तो आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। मान रखने पर यहाँ पर देखिए, तो I इक्वल कितना हो जाएगा? I इक्वल हो जाएगा V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। ये आपका हो गया I का मान, टोटल मान, टोटल वैल्यू आ गया। अब सभी में से V का मान ले लें तो I इक्वल कितना बचेगा? V जब का मान लेंगे तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये हो गया आपका I के मान के बराबर। अब चूंकि V बराबर क्या कर सकते हैं अपन, लिख सकते हैं, चूंकि आपको यहाँ पर लिखना है, चूंकि I बराबर आपको लिखना है V बटे RP। RP क्यों लिख दिया हमने? पैरेलल है, समानांतर है, ठीक है ना। सीरीज होता है तो RS लिख सकते थे, या R बस ले लो ना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख दो जो RP है वो क्या है? संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है, समांतर है ना, क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं थी। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है ना, तुल्य प्रतिरोध है। अब इसको हम दे देते समीकरण 2। अब समीकरण 2 में क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। तो रख दीजिए यहाँ पर, समीकरण 2 से कर दीजिए, यहाँ पर समीकरण 2 से जब करेंगे तो I बराबर V बटे RP हो जाएगा। यहाँ पर V है 1 बटे R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। क्या हो जाएगा मेरे भाई? V से भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 बटे RP बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। और यही आपका एक प्रकार से करेक्ट आंसर है, ठीक है। मतलब जो प्रतिरोध है ना, क्या है? जो प्रतिरोध है, और ये जो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम में संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। लास्ट में आपको क्या लिखना है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, प्रत्येक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर। यहाँ पर योगफल दिख रहा ना, तो प्रत्येक प्रतिरोध के, है ना, व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। क्लियर? मैंने क्या कहा कि समांतर क्रम में संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, और इसको आप समीकरण दीजिए, जितना भी देना हो दे सकते हैं। देखिए समीकरण जो है, ये मत सोचना कि सर ने 2 दिया, बुक्स में 5 समीकरण तक है, आपको देना है तो आप हर एक लाइन को समीकरण, बस हाँ सीक्वेंस होना चाहिए कि समीकरण इसमें मान रख रहे हैं, समीकरण इसमें मान रख रहे हैं, ठीक है। तो बन जाएगा ना। स्क्रीनशॉट लेना तो वीडियो को रोक देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये हो गया और ये हो गया। देखिए आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन यदि आपको विधिवत इनका नोट्स लेना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका नोट्स भी मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए, जिसका एक सब्जेक्ट का कास्ट है 100 रुपये। अब 100 रुपये में क्या क्या अवेलेबल होगा आपके लिए? आपको पूरा विधिवत नोट्स दिया जाएगा, साथ में इसके ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके भी PDF फ्री में अवेलेबल कराए जाएंगे। साथ में आपका जो डाउट सेशन होगा कुछ बच्चों का, है ना, तो नंबर सेव रहेगा, जिनका डाउट होगा तो कुछ लोगों का डाउट भी सेशन पूरा किया जाएगा, जिनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी समझ में नहीं आता पढ़ाई कैसे किया जाता, तो मेरे द्वारा मैं खुद आपको कॉल करके हैंडल करूँगा, ठीक है। तो इतना सुविधा आपको दूंगा। यदि आप चाहें तो प्लीज़ चैनल को विजिट कर लें और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और अपने यार दोस्तों को बता दें कि इस चैनल में इस प्रकार से पढ़ाई होती है। तो चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।